उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए, जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। मैं सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः रसायन विज्ञान की क्लास में स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारा डिस्कशन चल रहा था रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो परमाणु संरचना वाला चैप्टर है, उसमें हमने सर्वप्रथम थॉमसन मॉडल, उसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे अक्सर लैब असिस्टेंट में 1 से 2 क्वेश्चन आया करते हैं, क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर के बारे में। तो चलो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं हम क्वांटम नंबर के साथ। देखिए साथियों, हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बता दूं साथियों, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की क्वांटम संख्या है n, उसके बाद l, उसके बाद m और उसके बाद s। इन चारों प्रकार की क्वांटम संख्याओं के द्वारा परमाणु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता चलता है। किसके द्वारा? इन चारों प्रकार की क्वांटम संख्याओं के द्वारा। तो देखिए, इसमें से पहले प्रकार की जो क्वांटम संख्या है उसे हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे n के द्वारा दर्शाया जाता है। अब देखते हैं हम ये मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। तो बता दूं, ये एक धनात्मक पूर्णांक है। एक धनात्मक पूर्णांक मतलब इसका मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार होगा। ये किसका? n का मान, और इसे कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ये क्या दर्शाती है साथियों? ये दर्शाती है किसी भी परमाणु के भीतर उपस्थित कक्षा को। किसको दर्शाती है? कक्षा को, शेल को। और जैसे, या फिर इसे कोष भी कह सकते हैं, कोष। जैसे K, L, M, N, ये क्या है? कोष है। और इसके लिए n का मान क्या होगा? n बराबर हो जाएगा इसके लिए K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4। ये है मुख्य क्वांटम संख्या। अब देखिए, यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान n है तो उस मुख्य क्वांटम संख्या n में कक्षकों की संख्या कितनी होगी? मुख्य क्वांटम संख्या n में कक्षकों की संख्या बराबर होगी n²। कैसे? यदि n का मान 3 है तो कक्षक कितने होंगे? n का मान 3 है तो कक्षक होंगे आपके 3 का स्क्वायर यानी 9। और वो 9 कक्षक कौन कौन से होंगे? यानी यदि n का मान 3 है तो उसमें 3s होगा, उसके साथ साथ 3p होगा और उसके साथ साथ 3d होगा। अब d में आपको पता है कि 5 कक्षक होते हैं, p में आपको पता है कि 3 कक्षक होते हैं और s में आपको पता है 1 कक्षक होता है। इन तीनों का योग करेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें 9 कक्षक है। साथियों, बता दूं कि जैसे कक्षक होता है, कक्षक किस में होता है? उपकोष में। उपकोष में कक्षक स्थित होता है और उपकोष होता है वो कक्षा में स्थित होता है। यानी सबसे बड़ी इकाई है कक्षा। कक्षा में उपकोष उपस्थित होते हैं और उपकोष में कक्षक उपस्थित होते हैं और कक्षक में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये क्रम होता है इनका। तो देखिए, यदि तीसरी कक्षा है तो उसमें 3s उपकोष भी होगा, 3p उपकोष भी होगा और 3d उपकोष भी होगा। ये क्या है? उपकोष। अब इन उपकोषों में कक्षक होते हैं। तो बता दूं, यदि s उपकोष है तो उसमें कक्षक होता है 1, उसके बाद p उपकोष है तो उसमें कक्षक होते हैं 3, d है तो उसमें कक्षक होते हैं 5 और f है तो उसमें कक्षक होते हैं 7। और एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी s में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? अधिकतम 2। इसी प्रकार p में कुल अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6। और d में कुल कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10। और f में कुल कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो वो है 14। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार का इनका डिवाइडेशन होता है। यदि n कक्षा है तो उसमें कक्षक कितने होंगे? कक्षक होंगे n²। और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? मैंने बताया कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो n² कक्षक में कितने आ जाएंगे? 2n²। ये होंगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये थी मुख्य क्वांटम संख्या। क्या थी साथियों? मुख्य क्वांटम संख्या। जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है, यानी n का मान बढ़ता है, तो ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई थी।
अब इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्विगंशीय क्वांटम संख्या जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। इसे हम कहते हैं कक्षक कोणीय संवेग या फिर इसे कहते हैं भौम क्वांटम संख्या। इसके उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम लिख लो साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो है भौम क्वांटम संख्या। क्या है साथियों? भौम क्वांटम संख्या। उसके बाद अगला है कक्षक कोणीय संवेग। कक्षक कोणीय संवेग। अब ये जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या है उसका मान किस प्रकार होता है? जैसे देखिए, यदि S है वो उपकोष है, उसके लिए L का मान क्या होगा? P के लिए, D के लिए और F के लिए। तो S के लिए L का मान होगा वो होगा 0, P के लिए होगा वो होगा 1, D के लिए होगा तो वो होगा 2 और F के लिए होगा तो वो होगा 3। ये है उपकोषों की द्विगंशीय क्वांटम संख्या। उपकोषों की द्विगंशीय क्वांटम संख्या। अब यदि कक्षा है वो कक्षा n है तो L के जो मान होंगे ना, L के मान वो होंगे 0 से n-1 तक। मान लीजिए n बराबर 3 है, n बराबर 3 कक्षा है तो उसमें जो L होगा वो या तो 0 होगा या फिर L बराबर 1 होगा या फिर L बराबर 2 होगा। क्योंकि L का जो मान है, L का मान वो n के लिए कितना होगा? 0 से लगाकर n-1। यहाँ पर n का मान कितना दिया हुआ है? 3 में से 1 घटा दो और 0 से 2 तक। 0 से 2 तक मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो n बराबर 3 में L के मान आए 0, 1 और 2, यानी 0 का मतलब है S उपकोष हो सकता है, L का मान यदि 1 है यानी P उपकोष हो सकता है और L का मान यदि 2 है यानी D उपकोष हो सकता है। यानी n बराबर 3 है तो या तो 3S होगा, 3P होगा और 3D हो सकता है। 3F कभी भी नहीं होगा, 3F कभी भी नहीं होगा। ये कहना चाहता है कि L का मान n के लिए 0 से लगाकर n-1 तक होता है। ठीक है, ये थी हमारी द्विगंशीय क्वांटम संख्या जिसे हम L से डिनोट करते हैं, द्विगंशीय क्वांटम संख्या। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हमारी अगली क्वांटम संख्या आती है जिसे हम M से डिनोट करते हैं और उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगली संख्या कौन सी है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। देखिए साथियों, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे हम M से डिनोट करते हैं। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो होती है किसी भी उपकोष के लिए जो ये n है इसका मान 12+1 मान इसके संभव है, 12+1 मान संभव है। जैसे यदि L का मान आप 0 मान लो तो इस M का मान होगा 12+1, तो M बराबर 2L और L का मान आप 0 रख दीजिए और 1 को 1 ही रखिए तो M बराबर आ गया 1। यानी L का मान यदि 0 है यानी कौन सा उपकोष हो गया? उपकोष हो गया S। और S उपकोष के लिए M का केवल एक ही मान आया है, M का केवल एक ही मान आया है वो है 1। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए यदि L का मान 1 है, L का मान 1 का मतलब है कि उपकोष कौन सा हो गया? उपकोष P हो गया। अब इसके लिए इसके कितने मान होंगे? तो 2L+1। अब L का मान आप 1 रख दीजिए, 2 × 1+1 यानी कुल कितने मान आ गए? 3। अब 3 मान कौन कौन से होंगे? तो वो बताया गया है कि M के मान है वो देखिए साथियों, जो M के मान है वो होंगे -L से लगाकर +L तक, -L से लगाकर +L तक। इसका मतलब कैसे हो गया? देखो कि इसमें L का मान कितना है? 1, तो यहाँ पर होगा -1, 0 और +1, कुल कितने मान हो गए? 3। उसी प्रकार जैसे यदि L का मान 2 है
एल का मान 2 का मतलब है कि वो डी उपकोष के बारे में बात कर रहा है। तो एम के मान कितने होंगे 2l + 1। ये तो एम के कुल मानों की संख्या है। यहाँ पर एल का मान आप रख दीजिए 2 × 2 + 1। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 + 1 यानी कुल 5 मान होंगे किसके एम के, कुल 5 मान होंगे। अब वो 5 मान कौन कौन से हैं तो वो है -l से +l तक। अब -l यहाँ पर l का मान कितना दिया हुआ है 2, तो -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, फिर 0 हो सकता है, फिर +1 हो सकता है और +2 हो सकता है। ये हैं m के मान और कुल कितने मान हैं 1 2 3 4 और 5, कुल कितने मान हैं 5। इस प्रकार हम चुंबकीय क्वांटम संख्या को ज्ञात करते हैं। बढ़ेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन परचक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है। इलेक्ट्रॉन परचक्रण क्वांटम संख्या जिसे हम एस के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा एस के द्वारा। देखिए साथियों कौन सी संख्या है आपके इलेक्ट्रॉन परचक्रण क्वांटम संख्या जिसे हम एस के द्वारा डिनोट करते हैं। किसी भी परमाणु कक्षक के लिए चिन्हित तीनों क्वांटम संख्याओं को उनकी ऊर्जा, आकार और अभिविन्यास को परिभाषित करने में प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन जो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणुओं में देखा जाए तो रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के लिए क्वांटम संख्या प्राप्त नहीं है। ये तीनों क्वांटम संख्या जो हमने अभी पहले पढ़ी थी एल, एम और एन, उसके बाद एम, ये तीनों क्वांटम संख्या हैं वो तो कक्षक की स्थिति को बताती है, कक्षक की स्थिति कि उस परमाणु के भीतर कक्षक की स्थिति कैसी है। लेकिन यदि अंतिम रूप से इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखना है, किसकी स्थिति को इलेक्ट्रॉन की स्थिति को, तो हमें एस प्रकार की क्वांटम संख्या को भी देखना पड़ेगा। अब एस प्रकार की क्वांटम संख्या सीधा मैं बता दूं कि किसी भी कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन की जो ये एस यानी चक्रण क्वांटम संख्या है वो होगी पॉजिटिव में हाफ और एक की होती है नेगेटिव में हाफ, एक की होती है नेगेटिव में हाफ, एक की होती है पॉजिटिव में हाफ और एक होती है नेगेटिव में हाफ। यानी जो चक्रण ऊपर की तरफ है, यानी जिसे हम तीर में ऊपर की तरफ दर्शाएंगे उसके लिए तो होगा पॉजिटिव हाफ और जिसको हम नीचे की तरफ दर्शाएंगे उसके लिए होगा नेगेटिव हाफ। ये होता है चक्रण क्वांटम संख्या। अब इन चारों क्वांटम संख्याओं को पढ़ने के बाद इनके बारे में संक्षिप्त में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए साथियों देखो एन से कोस का बोध होता है। जो हमने पहली क्वांटम संख्या पढ़ी थी ना एन, जिसे हमने मुख्य क्वांटम संख्या कहा था, मुख्य क्वांटम संख्या, इससे किसका बोध होता है कोस का, जिसे हम कक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं कक्षा, या फिर हम इसे ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं ऊर्जा स्तर। तीनों का मतलब एक ही, कक्षा, कोश या ऊर्जा स्तर, और इसे एन के द्वारा डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो nthवा उपकोष है, nthवा जो कोष है उसमें जो उपकोषों की संख्या है वो होगी n² उपकोष होंगी, n² उपकोष होंगी। और प्रत्येक प्रकार का जो उपकोष है उसमें 2l + 1 प्रकार के कितने होंगे कक्षक होंगे, 2l + 1 प्रकार के कक्षक होंगे। किसमें प्रत्येक उपकोष में। देखो अभी हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। देखिए जैसे s प्रकार का उपकोष है, और इसमें आपको ज्ञात करना है कि कक्षक कितने हैं। तो देखिए s के लिए l का मान होता है 0, s के लिए l का मान कितना होता है 0, और इस फॉर्मूले में आप l का मान डिनोट कर दीजिए। देखिए 2l + 1 है और s के लिए l का मान 0 है, तो हमें यहाँ से सोल्व होकर पता चलेगा कि s के लिए कक्षकों की संख्या आ गई 1। उसी प्रकार जैसे आपको p के लिए कक्षक ज्ञात करने, p के कक्षक, तो p के लिए आपको पता है कि l का मान 1 होता है, तो इस वाले फॉर्मूले में, कौन से वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में 1 रख दीजिए, l = 1 फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 3। इस प्रकार p के लिए, p के कुल कितने कक्षक होंगे, p के कुल 3 कक्षक होंगे। इसी प्रकार हम d और f के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो d के लिए l का मान कितना होता है, l = 2, और f के लिए l बराबर होता है 3। अब d में यदि कक्षक ज्ञात करने
डी में यदि कक्षक ज्ञात करने हैं तो देखो 2l + 1, और यहाँ पर जब l का मान हम 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 1 5, यानी डी में कुल कितने कक्षक होते हैं 5। उसी प्रकार f के लिए 2l + 1 यानी 2 × 3 + 1 = 7, यानी f जो उपकोष है, f उपकोष है उसमें कुल कितने कक्षक होते हैं, में कुल 7 कक्षक होते हैं, और इन 7 कक्षकों में कुल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 कक्षक है तो कुल 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आया करते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आया करते हैं। उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन के प्रसरण को जो दर्शाती है वो संख्या है हमारी, इलेक्ट्रॉनों के प्रसरणों को दर्शाती है वो है एस, जो या तो पॉजिटिव में ऑफ होगी या फिर नेगेटिव में। उसी प्रकार जो एम कक्षक के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है, और एल के दिए गए किसी भी मान के लिए एम के 2l + 1 मान होंगे। किसके, एम के मानों की संख्या, मानों की संख्या। जैसे एस है, एस के लिए एल का मान 0 होगा, तो इसमें एम के कुल कितने मान होंगे, +1 = 1 होगा। ठीक है, ये था हमारा आज का डिस्कशन क्वांटम संख्याओं के बारे में, जिसमें हमने सर्वप्रथम पढ़ा मुख्य क्वांटम संख्या। सर्वप्रथम हमने किसके बारे में पढ़ा, मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। देखिए साथियों, सर्वप्रथम हमने पढ़ा मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। उसके बाद हमने डिस्कस किया द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में। मुख्य क्वांटम संख्या के बाद हमने किया द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में डिस्कस, और फर्दर हमने आगे बढ़ते हुए हमने डिस्कस किया चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में। और उसके बाद हमने आखिरी क्वांटम संख्या पढ़ी, वो थी इलेक्ट्रॉन प्रसरण क्वांटम संख्या। अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन के द्वारा समझाता हूँ कि इन तीनों क्वांटम संख्याओं में क्या रिलेशन है और किस प्रकार हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते हैं। जैसे यदि मुख्य क्वांटम संख्या 3 है तो इसमें कुल कक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे n = 3 दिया हुआ है, मुख्य क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या n = 3 है, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर कितनी है, 3 है, और आपसे पूछा गया है से संबंधित कक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए, कक्षकों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए, इसको हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि आपको n का मान 3 दिया हुआ है और पूछा गया है कक्षकों की संख्या। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि n के लिए कक्षकों की संख्या होगी, वो होगी n² मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब ये 9 कौन कौन सी होगी, यानी तीसरी कक्षा है तो तीसरी कक्षा में 3s हो सकता है, 3p हो सकता है और 3d हो सकता है, लेकिन 3f नहीं होगा, 3f नहीं होगा। तो इसमें 3s में कितने कक्षक होते हैं, 1, p 3p में कितने कक्षक होते हैं, 3, और d में कितने कक्षक होते हैं, 5, कुल कितने हो गए, 9। इस प्रकार ये सॉल्व किया था। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपको कोई कक्षक दिया हुआ है, मान लीजिए आपको कोई कक्षक दिया हुआ है या फिर कोई उपकोष दिया हुआ है, जैसे 3f दिया, 3s और 3p और 3d। आपसे पूछा जाए कि इनमें से किसका अस्तित्व नहीं है, तो इसके लिए आपको देखना है कि जो l का मान है ना, l का मान हमेशा n-1 तक ही होता है। इसमें देखिए आप, इसमें जो n का मान है वो तो 3 है, और l का मान f के लिए कितना होता है, l का मान f के लिए आपको 3 होता है। इसका मतलब है कि इस प्रकार का कोई कक्षक अस्तित्व में नहीं है, जबकि ये और ये तीनों प्रकार के कक्षक अस्तित्व में होते हैं। उसके बाद जैसे आपको 4f दिया जाए तो इस 4f में आपको बताना है n का मान, उसके बाद l का मान। तो देखिए n का मान इसमें 4 हो जाएगा और l का मान इसमें 3 हो जाएगा। और इसमें कुछ कक्षक इस प्रकार के होते हैं, f में कुल कितने कक्षक होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, कुल कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक। और इन 7 कक्षकों में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, यानी प्रत्येक कक्षक में आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, जिसमें से एक तो पॉजिटिव, एक का चक्रण पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव चक्रण होगा। इस प्रकार प्रत्येक कक्षक में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, अधिकतम 2। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद जैसे p कक्षक है, p उपकोष है,
तो इसमें कुल कितने कक्षक होंगे? 3। ये एस में केवल 1 कक्षक होगा। उसी प्रकार डी में केवल 5 कक्षक होंगे। कितने? 5। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में हमने डिस्कस किया क्वांटम संख्याओं के बारे में। तो साथियों, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल आज की कक्षा में इतना ही। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।